गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट करता हूं। आपको याद होगा कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, जिसके थ्योरी और प्रोसीजर के बारे में डिस्कशन किया था, एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर के बारे में, वो था बीजेटी सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। सो एक ट्रांजिस्टर की मदद से जो एम्पलीफायर बनाया जा सकता है और जिसे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया जाता है, उसी को हम बीजेटी सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कहते हैं। आपको लास्ट में याद होगा कि हमने एक फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व भी दिखाया था, जो आपको अभी भी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। और इस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस तरह का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व जो है वो ड्रॉ किया जाता है बिटवीन द फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज गेन के बीच में। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी ड्रॉ की गई है वो फ्रीक्वेंसी लॉगरिथमिक स्केल पे ड्रॉ की गई है, जिसे आप देख भी पा रहे होंगे कि 1 to 10 है, देन 10 to 20 नहीं है, बल्कि 10 to 100 है। और 100 से 110 या 120 नहीं है, या 100 से 200 भी नहीं, बल्कि 100 to 1000 है, 1 के, है ना। इसी तरीके से 10 के एंड 1000 के, तो 10 टाइम्स बढ़ता जाता है लॉगरिथमिक स्केल। वाई एक्सिस पे जो वोल्टेज गेन है, वोल्टेज गेन आपको याद होगा, हमने बताया था इट इज अ रेशियो बिटवीन द आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। बट अगर इसको आप डेसिबल में लेते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो वी ओ अपॉन वी आई है, उसका पहले आप लॉग बेस 10 ले लीजिए, लॉग ले लीजिए, एंड देन मल्टीप्लाई बाई 20, तो वो डेसिबल में आ जाएगा। ठीक है, तो आमतौर पे जो गेन होता है वो डेसिबल में ही लिया जाता है, तो यहाँ भी डेसिबल में ही दिखा गया हुआ है। क्योंकि ऑलरेडी आप लॉग ले चुके हैं, इसलिए वाई एक्सिस को लॉग में लेने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑर्डिनरी सेंटीमीटर में भी से भी काम चल जाता है। जहाँ पर दोनों एक्सिस लॉग की होती है, वहां पर आप सिर्फ अगर गेन लिखें, डेसिबल में ना में लिखें, तो भी काम चल जाता है। लेकिन हमारे लैब में, एक्चुअल लैब में और जो वर्चुअल लैब में जो हम ग्राफ इस्तेमाल करने वाले हैं, उसमें एक्स एक्सिस लॉगरिथमिक होगा, वाई एक्सिस सेंटीमीटर का होगा। सो ये कहलाएगा लॉग सेंटीमीटर ग्राफ, और इस लॉग सेंटीमीटर ग्राफ आपको लेबोरेटरी में प्रोवाइड किया जाएगा, और वहीं से ये मार्केट में मिल जाता है, लेकिन थोड़ा रेयरली मिलता है, इसे लेबोरेटरी से प्रोवाइड करा दिया जाता है। और आप देख रहे होंगे कि ये 5 सेक्शन का लॉगरिथमिक ग्राफ है, यानी कि 1 to 10 1 सेक्शन, 10 to 100, 100 to 1000, 1000 to 10, 1000 and 10,000 to 100,000। ठीक है, जो हम एक्सपेरिमेंट आपको डिस्कस करने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 40 20,000 तक होगा। तो 20,000 का मतलब ये हो गया कि लगभग यहाँ तक होगा, क्योंकि ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज 20,000 हर्ट्ज तक ही होती है। आपके एक्चुअल लैब में भी और वर्चुअल लैब में भी उसके आगे 50-60,000 तक ही जाने की सुविधा है। उसी तक आप पोटेंशियोमीटर के नॉब को बढ़ाकर फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। और इसके बाद आपको मैंने एक कर्व और भी दिखाया था, और जिसमें हमने दिखाया था कि आप किस तरीके से बैंडविड्थ और ये लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। अगर हम किसी तरह से, मान लीजिए हमारे पास apparatus ऐसा होता जो मेगा हर्ट्ज तक में भी वेव प्रोड्यूस कर सकता, तो आपको इस कर्व का डिक्रीजिंग पार्ट जो हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में होता है वो भी नजर आता। इसके पहले वाले फिगर में आपको देखा होगा इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट पार्ट ही दिख रहा है, जबकि एक्चुअली में अगर बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे जाए तो इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड देन डिक्रीजिंग पार्ट भी दिखता है। और जो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है, उसका निकालने का तरीका ये है कि जो वोल्टेज गेन मिड फ्रिक्वेंसी रीजन में होता है, जिसको अगर हम AM कह दें, कि मिड फ्रिक्वेंसी रीजन में AM कह दें, तो उसका AM अपॉन √2, अगर इसको आप सॉल्व करें तो वैल्यू आएगी 0.707 AM। तो जहां भी जिस फ्रिक्वेंसी के लिए इस गेन की वैल्यू 0.707 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आती है, उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी होती है FL, उसको लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, और हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में जो फ्रिक्वेंसी आती है इसको FU, दैट इज अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस होता है उसी को हम बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक का डिस्कशन हो चुका था। अब मैं आपको वर्चुअल लैब पर ले जाना चाहता हूँ, और वर्चुअल लैब जो है वो यहाँ पर है। ओके, आप लोग अटेंडेंस अभी धीरे धीरे भर रहे हैं, बाकी लोग अटेंडेंस टाइमली भर दीजिएगा। आपको याद होगा, मैंने बताया भी था आपको कि ये वर्चुअल लैब जो है IIT खड़गपुर की वेबसाइट पर है। इस वेबसाइट से आप परिचित हैं, और देखिए ये वी लैब है IIT खड़गपुर की,
बीई मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये लैब है, बी का मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट दिए हुए, इन्हीं लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में इस समय हम जो इसको डिस्कस कर रहे हैं वो 12th नंबर एक्सपेरिमेंट है, स्टडीज ऑन बीजेटी सीई एम्पलीफायर। सो इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ था। सो आपको सबसे पहले जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको थ्योरी पोर्शन दिखाई देगा। थ्योरी हमने लगभग पूरा डिस्कस कर दिया है, अलग अलग कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया हुआ है, सर्किट के बारे में डिस्कस किया हुआ है। एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस के तौर पर एक इन्होंने आरएस भी इस्तेमाल किया है। ये एक्चुअल सर्किट में इसकी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे एक इनपुट रेजिस्टेंस आरएस जो है इस सर्किट में एडिशनली गिवन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने हाइब्रिड पैरामीटर की मदद से भी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके यहाँ दिखाया है, जिसकी अभी जरूरत फिलहाल एक्सपेरिमेंट के लिहाज से नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी ना पढ़िए। जब मैं आपको हाइब्रिड पैरामीटर पढ़ा दूंगा तब आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोसीजर दिया हुआ है, प्रोसीजर को सिमुलेशन दिया हुआ है। तो सिमुलेशन अगर आप ओपन करेंगे तो आपको दो तरह के सिमुलेशन दिखाई देंगे। एक वो जिसके अंदर के आपको सर्किट को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सर्किट, ये पीछे जो थ्योरी में दी हुई है, सर्किट को देखकर आप जो है सर्किट को जोड़ सकते हैं। जो सर्किट है इसको देखते हुए ये सर्किट आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, है ना, इसको जोड़ा जा सकता है। तो मैं उस एक्सरसाइज को नहीं कर रहा हूँ, आप अपने सीखने के लिहाज से एक बार सर्किट जोड़ के जरूर देखिएगा। और सर्किट अगर सही जुड़ी होगी तो चेक कनेक्शंस, और अगर गलत जुड़ी हो तो क्या करें, डिलीट ऑल कनेक्शन। चेक कनेक्शन करेंगे तो वो सही है या गलत वो बता देगा, एंड अगर गलती है तो आप डिलीट कर दीजिए कनेक्शंस को और फिर से आप जोड़ दीजिए, ठीक है। एक और सर्किट इसके अंदर दी हुई है जो पहले से ही कनेक्टेड है, इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आज का जो हम डिस्कशन करेंगे वो पहले से कनेक्टेड सर्किट पे ही करेंगे। और प्रोसीजर जानने के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में जैसे हम कर्सर ले जाएंगे, ये प्रोसीजर आपको शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि मैंने पढ़ ही लिया है पहले इसको, तो आप भी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और तब आप इसको स्टार्ट करिएगा, ठीक है। इसमें वैल्यूज गिवन है सभी कंपोनेंट्स की, तो उन वैल्यूज को हम ध्यान देंगे। उन वैल्यूज को सेट करने के लिए यहाँ पर एक स्लाइडर बने हुए हैं हर एक कंपोनेंट के लिए, RS, RC, RE, RL, RB1, RB2 इन 6 रेजिस्टेंसेस के लिए पहले स्लाइडर बने, एंड देन 3 कैपेसिटर के लिए यहाँ पर स्लाइडर बने हुए, एंड देन आप फ्रिक्वेंसी के डिफरेंट वैल्यूज को रखते हुए इन ऊपर वाले जो 9 कंपोनेंट्स है इनके वैल्यू को आपको एक बार फिक्स करना होगा, एंड देन उसके बाद आप फ्रिक्वेंसीज के वैल्यूज को चेंज करते हुए हर बार एक जो है नया मैग्नीट्यूड, जो इसे कहते हैं गेन। देखिए जो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ क्या है, क्योंकि एक्चुअली ये गेन है, गेन इन डीबी, डीबी मीन्स डेसिबल, डेसिबल में गेन दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो आउटपुट वोल्टेज है और इनपुट वोल्टेज है वो यहाँ पर टेबल में बनाने की सुविधा नहीं है, ना ही मेजर करने की इसके अंदर सुविधा है। तो आप आउटपुट वोल्टेज मेजर यहाँ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि इनपुट वोल्टेज हम फिक्स करेंगे तो अगर हम गेन पता चल जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज हम पता कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल लैब में जब आप करेंगे तो थोड़ा सा एक्चुअल लैब में और यहाँ में एक अंतर इसी बात का रहेगा, वहां पे आपको इनपुट वोल्टेज मेजर करना होगा, आउटपुट वोल्टेज मेजर करना होगा, फिर आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज करना पड़ेगा, यानी कि आपके पास 3 कॉलम और बढ़ जाएंगे। फ्रिक्वेंसी यहाँ तो 2 ही कॉलम दिख रहे हैं, फ्रिक्वेंसी के बाद 3 कॉलम, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, रेशियो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, और उसके बाद उसको 20 log बेस 10 VO अपॉन वी आई, यानी जो क्वांटिटी आई फोर्थ कॉलम है उसका log बेस 10 लेकर 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड दैट इज दिस मैग्नीट्यूड डीबी, जिसको हम गेन कहेंगे, गेन इन डेसिबल, ठीक है। तो इसमें एक तरीके से 3 कॉलम मिसिंग है, जो आपको एक्चुअल लैब में जब आप करेंगे तो वहां 3 कॉलम ड्रॉ करके ही करेंगे। ये इन्होंने पूरा कैलकुलेशन करके एक साथ यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट हो जाएगा जब भी हम ऐड टू टेबल करेंगे। फिर आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर देंगे, यहाँ आप ग्राफ प्लॉट कर देंगे तो ये खुद भी ऑटोमेटिकली आपको लो फ्रिक्वेंसी कट ऑफ, हाई फ्रिक्वेंसी कट ऑफ की वैल्यू देगा, और उन दोनों के बीच में जो मिड बैंड गेन होगा, जिसे हमने अभी AM कहा था, AM वो निकाल देगा। जब AM पता लग जाएगा तो आप AM अपॉन √2 निकाल सकते हैं, और उसकी मदद से उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी लोअर फ्रिक्वेंसी रीजन में और हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में निकाल सकते हैं, जिसे लोअर एंड अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ठीक। तो ये जो है मोटा मोटा मेथड है। अब हम इसको आपको कर कर दिखाते हैं। तो इंस्ट्रक्शन को ओपन कर लीजिए, देखिए इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है कि जो सोर्स वोल्टेज सेट टू 50 मिली वोल्ट एंड 1 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी कर लेंगे बाद में, लेकिन उसके बाद क्या करना है, कीपिंग सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट वेरी द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 50 हर्ट्ज इन रेगुलर स्टेप। देखते हैं कि रेगुलर स्टेप में
हो पाता है कि नहीं, क्योंकि इसमें जो स्लाइडर है बहुत सेंसिटिव है, तो रेगुलर स्टेप में नहीं हो पा रहा है, फिर भी हमें वैल्यूज मिल जा रही है। अब हम कंपोनेंट की वैल्यू फिक्स करते हैं। आर एस की वैल्यू 100, आर सी की 4000, आर ई की 1000 एंड आर एल की 2000। सो उसी हिसाब से कर लेते हैं। सबसे पहले आर एस 100 ओम। अब देखिए इसको मैं स्लाइड कर रहा हूँ, अब वैल्यू लिख कर आ रही है, और ये मैं इसको 100 कर दिया। गौर कीजिए आर एस की वैल्यू अब 100 ओम हो गई। इस जगह पे देखिए आर सी की वैल्यू 4000, तो आप देखिए आर सी की कहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, आप गौर कीजिए, एकदम एक्सट्रीम एंड पे लेके जाएंगे तो आर सी की वैल्यू जाइए 4000 होगी। आर सी इज द जो कलेक्टर में रेजिस्टेंस लगा हुआ उसकी बात हो रही है, और ये जो सोर्स में लगा हुआ उसको आर एस कह रहे हैं, ठीक है 100। दो चीजें हो गई। आर ई की वैल्यू कितनी रखनी थी 1000, मैंने वैल्यू को बढ़ाया, आर ई कहाँ होगा, एमीटर के पास होगा, 1000 रखना है, ये हो गया 1000। देखिए आर ई की वैल्यू 1000 ओम हो गई। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू, इसकी वैल्यू उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप 2000 रखिए। देखिए इसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उन्होंने सजेस्ट किया कि 2000 रखिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप गौर कीजिएगा, उन्होंने 2000 लिखा हुआ है, आर एल की वैल्यू गौर कीजिए 2000 हो, तो 2000 वैसे तो फिलहाल फिक्स कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके आप चाहें तो गेन को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग गेन निकाल सकते हैं। तो आप फिलहाल मैं आपको 2000 पे सिखा रहा हूँ, आप 1000, 2000, 3000, 4000 चार अलग अलग आर एल की वैल्यू सेलेक्ट करिए। बाकी रेजिस्टेंस की वैल्यू तो आप चेंज नहीं कर सकते, पर उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप गेन निकालिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हम आउटपुट रेजिस्टेंस अगर चेंज करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज वीओ बदल जाएगा, वीओ बदल जाएगा तो गेन बदल जाएगा, गेन बदल जाएगा तो गेन इन डेसिबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो कर्व हर बार आपको एक नया तरह का कर्व मिलेगा, यानी कि जो एएम की वैल्यू, जो मिड फ्रिक्वेंसी मिड बैंड गेन है, वो एएम की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो देखिए क्या लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ की वैल्यू भी चेंज हो जाती है कि नहीं, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार नहीं, आपको उसको कम से कम 3 या 4 बार, मैक्सिमम 4 बार तो खरीद सकते हैं। 1000, 2000, 3000, 4000 या 500, 100, 1500, 2500, 3500 के ऊपर अलग अलग करके देखिए, तो आरएल की वैल्यू को आप बदल सकते हैं। ओके, अब जरा आते हैं बेस रेजिस्टेंस पर। बेस रेजिस्टेंस से जो है देयर आर 2 RB1 एंड RB2। एक को कहा गया 47 किलो ओम, दूसरे को कहा गया 10 किलो ओम। ध्यान दीजिएगा किलो ओम है, तो इसका मतलब क्या हो गया 47,000 ओम एंड 10,000 ओम हमें करना है, ठीक। तो करते हैं, पहले RB1 47,000 ओम, 47,000 ओम हो गया। RB2 देखिए नीचे, ओके 10,000 ओम। सो देखिए 40, ये हो गया RB1 और ये हो गया RB2, 10,000 ओम, क्योंकि वहां पर इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ था 10 किलो ओम, तो 10,000 ओम हमें रखना था, हमने इसको रखा। कई लोग मिस्टेक्स में करके इसको 10 कर देते हैं, 47 कर देते हैं वहां पढ़कर, और फिर वो आप कहते हैं कि नहीं सर आ नहीं रहा, तो ये ध्यान रखिएगा 47 किलो ओम लिखा है, ओम नहीं लिखा है, ठीक। अब इसके बाद कंडेंसर्स की वैल्यूज को चेंज करके देखते हैं। कंडेंसर की वैल्यू देखिएगा 10 माइक्रोफैरड हैं सभी की, CC1 के भी हैं, CC2 के भी हैं एंड CE के भी हैं। CC1 हमने जो आपको फिगर दिखाई थी वहां पर Cin के नाम से है, तो ये Cin है, एक तरीके से इसको CC1 कह रहे हैं, ओके। तो इसको रखे 10 माइक्रोफैरड, और ये 10 माइक्रोफैरड हो गया। CC2 इसको कह रहे हैं कपलिंग कैपेसिटर, जो कलेक्टर में लगा हुआ है, इसको भी देखिए 10 कर दें, ये 10 ओम हो गया। और ये बाईपास कैपेसिटर, इसको भी 10 माइक्रोफैरड है, ओम शायद गलती से मैं बोल गया हूँ, 10 माइक्रोफैरड कर दिया। तो अगर आप गौर करेंगे तो देखिए कलेक्टर रेजिस्टेंस एक्सट्रीम पर है, एमिटर रेजिस्टेंस एक्सट्रीम पर है, बेस रेजिस्टेंस एक्सट्रीम पर है, कपलिंग कैपेसिटर 2 और बाईपास कैपेसिटर एक्सट्रीम पर है। इसको अब आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते, परंतु रेजिस्टेंस, सोर्स रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, बेस रेजिस्टेंस, इनकी वैल्यू एक्सट्रीम पर नहीं है, ठीक है। इनकी वैल्यू को आप परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो लोड रेजिस्टेंस को परिवर्तित करके रीडिंग लेने के बारे में मैंने आपको अभी बात की थी कि लोड से आरएल की वैल्यू को 1000, 2000, 3000, 4000 पे करके वैल्यू लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको फिलहाल 2000 पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन
जब आपका एक असाइनमेंट पूरा हो जाए तो आप एक बार सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी चेंज करके देखिएगा क्या होता है, और साथ ही साथ RB2 को भी डिस्टर्ब करके देखिएगा, क्योंकि बाइसिंग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि देखिए क्या होता है, क्या वो मिड फ्रिक्वेंसी रेंज में कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है। क्योंकि ऐसा करके आप ये जान पाएंगे कि बाइसिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। भैया आपको थ्योरी में पढ़ाना है कि डीसी बाइसिंग की आखिर क्या इंपॉर्टेंस है। ये जो VCC से वोल्टेज आ रहा है, आमतौर पे क्या होता है, ट्रांजिस्टर के फर्स्ट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और सेकंड जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं, तो हमें 2 बैटरी सोर्स की आवश्यकता पड़ती है। पर यहाँ पे 2 बैटरी सोर्स तो नहीं है, यहाँ पे तो एक ही बैटरी सोर्स है VCC, और उसी की मदद से हम फर्स्ट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस भी कर ले रहे हैं और सेकंड जंक्शन को रिवर्स बायस भी कर ले रहे हैं। आप जानते हैं रिवर्स बायसिंग ज्यादा होती है, फॉरवर्ड बायसिंग कम होती है, तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस सेलेक्ट किए हैं, किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये ऐसा वोल्टेज ड्रॉप करे कि इस हिस्से को, जो एमीटर बेस वाला हिस्सा है, इसको वो फॉरवर्ड बायस कर दे और बेस कलेक्टर वाले हिस्से को रिवर्स बायस कर दे। इसलिए ऊपर देखिए 47,000 है और नीचे 10,000 है। और इसीलिए इस तरह की जो रेजिस्टेंस हमें ये लगाए हैं, ये जो बायसिंग की अरेंजमेंट किया, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। क्या पोटेंशियल को किसके किसके बीच में डिवाइड किया, कुछ पोटेंशियल फॉरवर्ड बायसिंग के लिए बिटवीन एमीटर एंड बेस, और कुछ पोटेंशियल रिवर्स बायसिंग के लिए बिटवीन द कलेक्टर एंड बेस। ये इसका काम है। तो पोलैरिटी का भी देखिए सही है कि नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव, कलेक्टर की पॉजिटिव और इधर की ओर नेगेटिव, बेस की तरफ नेगेटिव, और इस तरफ की ओर भी देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये। क्या इस तरीके से करने से पहला जंक्शन फॉरवर्ड बायस और दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस हुआ कि नहीं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन थ्योरी में हम आगे भी करेंगे। चलिए तो फिर अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो वैल्यू हम लेते हैं वो लेते हैं 50 हर्ट्ज, अगर हम ले पाए। देखिए यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू शो कर रहा है, अभी कितना दिखा रहा है, 80 हर्ट्ज दिखा रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर पहली वैल्यू में सेट कर पाऊँ, यहाँ 50 हर्ट्ज हो गया। अब 50 हर्ट्ज पर इनपुट वोल्टेज यहाँ शो नहीं कर रहा, आउटपुट वोल्टेज यहाँ शो नहीं कर रहा, वो हमें नहीं पता। हमें क्या पता लगेगा, 20 log base 10 VO/VI पता लगेगा सीधे, और वो सेकंड टेबल में आ जाएगा। फर्स्ट टेबल में फ्रिक्वेंसी जब मैं 50 रखी, और सेकंड में जो गेन होगा इन डेसिबल, इसको हम ऐड कर दें। ये देखिए यहाँ पे ऐड हो गया, 50 रखा 10.599, ये डेसिबल में आया है। ये VO/VI नहीं है, log base 10 VO/VI, उसको पहले 20 से मल्टीप्लाई करें। फाइन, अब मैं फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाता हूँ। देखिए कायदे से तो बिल्कुल रेगुलर इंटरवल में बढ़ना चाहिए, रियल में हम लोग रेगुलर इंटरवल में बढ़ाते हैं। 100 करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन देखिए 100 होने में मुश्किल कर रहा है। खैर जितना क्लोज आ जाए, 105 आ गया, मैंने ऐड टू टेबल कर दिया। 105 के बाद 200 के करीब 200 हो गया, 300 के आसपास, 318 हुआ है। अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी पे जरूर नजर बनाए रखिएगा, ठीक है। तो रेगुलर इंटरवल मैं नहीं सेट कर पा रहा हूँ क्योंकि काफी सेंसिटिव है, मैंने बताया भी आपको। 400 पे देखते हैं, 419 पे मिली रीडिंग। 500 पे देखते हैं, 503 पर रीडिंग मिल रही है। 600 पे देखते हैं, क्वाइट सेंसिटिव, 605 पे मिला। ओके, टेबल को थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि हमें वैल्यू दिखती रहे। अभी तक देखिए वैल्यू इंक्रीज कर रही है, 10, 16, 22, 25, 27, 28, 29, लेकिन अब इंक्रीज स्लो हो गया है, ठीक है। तो अब आगे इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, फ्रिक्वेंसी और बढ़ाते हैं। 605 के बाद 700 करने की कोशिश करते हैं, 727 पे चलिए ले लेते हैं। देन एक साथ टेबल को देखेंगे, ये 798, लगभग 800 के आसपास। $900 पे लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं, 959 पे मिला, 1052, 1153, 1264। देखिए अब वैल्यू करीब करीब कांस्टेंट हो गई, 30, 31, 32,
0.07, 32.38, 32.66, 32.91 देख रहे हैं। अब वैल्यू कांस्टेंट होने लगी, यानी मिड फ्रीक्वेंसी रेंज आ गया। ठीक है, अब थोड़ा दूर दूर भी लेके देख सकते हैं क्योंकि अब लगभग कांस्टेंट है। 1667 पे लेते हैं, 2197 पे लेते हैं, 2000 के आसपास हो गया। अब मैं वैल्यू मैंने बढ़ा दी है 5000 पे सीधे, 2000 सीधे 5000, 5000 के बाद सीधे 10,000 के पास ले रहा हूँ, 10,000। ठीक है, देखिए टेबल में क्या कोई फर्क पड़ा? देखिए वैल्यू लगभग कांस्टेंट सी है, चली जा रही है। 33.47, 33.84, 34.27, 34.36। देखिए 5,000 से 10,000 भी आ गए, लेकिन वैल्यू लगभग 34.27, 34.36 कांस्टेंट जैसी है। तो अब ये कांस्टेंट वाला रीजन आ गया। आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर आपको याद होगा। आगे बढ़ते हैं, 20,000 पे लेते हैं, 30,000 पे देखते हैं, 31,756 पे मिला। 40,000 पर 41,862 है। 50,000 पर 60,000 पर 66,000 पे मिला। एड टू टेबल देखते हैं, 66,000 तक ये वैल्यूज आ गई। क्या इसके आगे भी वैल्यू ली जा सकती है? तो सी, अब ये है 1,05,153, यानी कि 100 किलो हर्ट्ज पर ये हो गया। इसको भी ऐड कर लिया हमने। देखिए काफी हाई वैल्यू, 100 किलो हर्ट्ज वैल्यू में कोई आपको अंतर दिख रहा है? देखिए कांस्टेंट ही 50,000 66,000 में तो एक ही जैसा है। ये तीन वैल्यूज आपको देखिए बिल्कुल एक जैसी दिख रही होंगी, जो 40,000, 50,000, 60,000 और 66,000 हम सीधे हमने बढ़ाकर 1,05,153 हर्ट्ज यानी कि करीब 105 किलो हर्ट्ज ले लिया सीधे, और तभी कोई वैल्यू में कोई विशेष चेंज नहीं आया, कांस्टेंट चल रहा है। तो ये मैंने आपको बताया था कि आप मेगा हर्ट्ज में जाएंगे तब जाकर ये कुछ वैल्यू चेंज होगी। मैं 348 किलो हर्ट्ज पे ले रहा हूँ वैल्यू। और अब देखिए ओके, अभी भी देखिए कांस्टेंट जैसा आ रहा है। जरा और आगे बढ़ा देते हैं, काफी आगे बढ़ा देते हैं। तो मैंने काफी आगे बढ़ा दिया, अब देखते हैं। अभी भी कांस्टेंट जैसे वैल्यू है, थोड़ा सा डिक्रीज है, कोई विशेष नहीं। अच्छा, अब मैं दो वैल्यूज और लेता हूँ, ज्यादा नहीं क्योंकि टाइम भी खत्म होने को है। अब हो गया ये 5,032 किलो हर्ट्ज। इस पर ये लास्ट वैल्यू हमने ली है, और ये वैल्यू देखिए इसमें रिकॉर्ड की होगी। यस, अभी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, देख रहे हैं आप हाई फ्रिक्वेंसी भी, देख रहे हैं आप कितने हाई पे चला गया, मैं मेगा में चला गया हूं मैं। तब जाकर ये 34 से घटकर यहाँ पर आई 31.29, यानी 24 वाली रीडिंग और 25वीं रीडिंग 10 टाइम्स का फर्क हो गया। आप देख रहे हैं 10 गुने का फर्क हो गया, तब ये कोई विशेष नहीं आया। कोई बात, यही हमने आपको दिखाया भी था, सिखाया भी था कि हाँ ऐसा ही आएगा। अब ये इस टेबल को जो अभी तक आई है, इसको हम प्लॉट करना चाहेंगे, तो हम इसको यहाँ से प्लॉट करते हैं। ये हमने प्लॉट के बटन प्रेस किया, अब देखिए प्लॉट में क्या आता है। ओके, अब आप गौर कर पा रहे हो, देखिए यहाँ से 50 हर्ट्ज से स्टार्ट किया था, 10 हर्ट्ज से मैंने स्टार्ट किया था, 50 हर्ट्ज से स्टार्ट किया, ठीक, 100, ये 1000 हर्ट्ज, 10,000 हर्ट्ज, और यहाँ पर जो ये लॉगरिथमिक स्केल है, बीच की लाइन नहीं ड्रॉ है पर ये लॉगरिथमिक स्केल है। इस जगह पे जहां पे मेरा कर्सर है, इस जगह पर कहीं पर 20,000 होगा, जो कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज की लिमिट है, यानी कि आगे की आवाज में सुनाई नहीं पड़ती, ह्यूमन सुनाई नहीं पड़ती। तो अब देखिए लो फ्रिक्वेंसी रेंज में इंक्रीजिंग सेंस में है, फिर देखिए मिड फ्रिक्वेंसी रीजन में ये कांस्टेंट सा हो गया है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यू मैंने बड़े दूर दूर ले लिए, और जैसी स्मूथनेस आपको यहाँ दिख रही है, कर्वेचर नजर आ रहा, वैसे ही कर्वेचर यहाँ भी नजर आ सकता था, पर चूंकि हमने काफी दूरी पर हमने लिया है, देख रहे हैं आप, यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर हम बढ़ा देते
बड़ा स्मूथ सा आता, आप पढ़ा के कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने टाइम कंस्ट्रेंट था इसकी वजह से किया। यहाँ पे जब देखिए डिक्रीजिंग कब शुरू हुई, मेगा हर्ट्ज में जब मामला पहुंचा तब जाकर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, तब जाकर गेन जो है वो डिक्रीज करना शुरू हुआ, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। मैं एक बार फिर से इसको शेयर कर देता हूँ ताकि चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आपको याद, देखिए तो ये जो डिक्रीज वाला इतना पोर्शन जो डिक्रीज का दिख रहा है कर्सर वाला, ये किस रीजन में दिखा, मेगा अमेरिका। तो ये हो सकता है कि जब आप ड्रॉ करें तो आपको हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी न मिले, ये हो सकता है कि न मिले, तो उतना उसमें बढ़ाने की सुविधा नहीं है। और एक्चुअल लैब में जब आप आएंगे तो वहां तो फिर आपको और भी मुझे लगता है कि मुश्किल होगी, वहां तो इतने हाई फ्रिक्वेंसी तक जाने का हमारे पास फंक्शन जनरेटर ही नहीं है, वो कुछ 100 किलो हर्ट्ज तक ही जाएगा। तो ये हो सकता है कि आपको ये इंक्रीजिंग लो फ्रिक्वेंसी रीजन और कांस्टेंट मिड फ्रिक्वेंसी रीजन ही मिले, ठीक है। और आपका प्लॉट इसी तरह का नजर आए, ठीक है। आपको सिंगल स्टेज में आप इतना ही ड्रॉ कीजिए। अब बात आती है मिड बैंड गेन। तो मिड बैंड गेन कितना दिखा रहा है, मिड बैंड गेन को यहाँ पे इसने देखिए दिखाया है एक्चुअली VO अपान VI करके दिखाया है, इसलिए इसको दिखा रहा है 52 है ना इस जगह पे, जबकि मिड की जो गेन है वो कितना है, अगर डेसिमल में कहें तो कितना है, 34 के आसपास है, 34 के आसपास, ठीक है। तो जरा कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। लो फ्रिक्वेंसी रीजन कहाँ पे दिखा रहा है, 5058। ये लो फ्रिक्वेंसी कहाँ पर होगा, जो गेन होगा AM अपॉन √2 किया होगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन ड्रॉ की होगी वो लो फ्रिक्वेंसी कट ऑफ रीजन में, और कहाँ पर आया 5058, यानी कहीं या इस जगह पर, इस जगह पर 5000 कहीं पर आएगा। ये मत समझिएगा कि 1 के और 10 के बिल्कुल बीच में आ जाएगा, नहीं, थोड़ा सा इधर यहाँ पर आएगा, इस जगह पर होगा कहीं पर 5000, ठीक है, यहाँ मिलेगा। ये देखिए 5033 है और उसकी वैल्यू 5058 है, इसके थोड़ा सा आगे यहाँ पे कहीं पर मिलेगा लोअर कट ऑफ, ठीक। हायर कट ऑफ कह रहा 2.14, तो 1 mm यहाँ है तो 2.14, यानी यहाँ इसमें तो मिल गया, इस वाले में तो इस जगह पे कहीं 2.14 पे यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें तो मिल गया, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में मिल गया, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल गया। एक्चुअल लैब में शायद हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ना मिले, तो उसके लिए बहुत परेशान ना होइएगा, ठीक है। और ये गेन निकालने का तरीका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था। उस तरीके से गेन निकालते हैं, AM निकालते हैं, और लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ AM/√2 जहां पर होता है उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया कि अभी हमने RL की वैल्यू 2000 के लिए पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। आप RL इक्वल टू 1000, 2000, 3000, 4000 के लिए अलग अलग करिए, और फिर आप देखिए कि मिड बैंड गेन और लो फ्रिक्वेंसी कट ऑफ और हाई फ्रिक्वेंसी कट ऑफ में क्या अंतर आता है। नेचर तो देखिए ऐसे ही आएगा, ठीक है। इसका ये जो स्केल देखिए आ रहा है 10, 15, 20, 25, 30, आपको जो मैंने दिखाया तो वहाँ पे क्या आया था 1.0, 1.5, 2.0 ऐसे ही आया था, ठीक है। ओके, वो बेल में था, ये डेसिबल में है, 10 टाइम्स का फर्क है, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है, इस वजह से यहाँ पर आ रहा है, वो बेल में था, इतना ही फर्क था। मैं आपको फिर से दिखा दूं, जस्ट अ मोमेंट। देखिए यहाँ पे 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 है, वहां पर क्या है, जहां पे अभी मैं दिखा रहा हूँ वहां पर ये चीज 10, 15, 20, 25 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि वो बेल में है, ये डेसिबल में, तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया, इस वजह से। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना पालिएगा, जहां भी कोई आपकी क्वेरी तो चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि RL के डिफरेंट वैल्यूज लेकर आपको रीडिंग लेनी है, और साथ में जब आप एक्सपेरिमेंट कर लें तो अपने समझ पैदा करने के लिए कि देखिए और चीजें करने से क्या होता है। तो सबसे पहले जो बेस रेजिस्टेंस RB2 है, इसकी वैल्यू को जरा बदल बदल कर देखिएगा, जो भी फिलहाल 10,000 ओम यानी कि 10 किलो ओम है, इसको जरा अदल बदल कर देखिएगा क्या होता है, ठीक है, क्या वैसे ही आता है कर। सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके देखिएगा, जो अभी केवल जो है 40 आर की वैल्यू कितनी 100 ओम थी, तो इसको बदल के देखिए क्या कुछ फायदा होता है या नुकसान हो जाता है, ठीक है। तभी आपको सिंपलीफाई, क्योंकि ये थ्योरी में भी आपके पास है, इसलिए आपको इसको समझना चाहिए। सो आज के इस प्रैक्टिकल का ये प्रेजेंटेशन में फिर यही समाप्त करता हूँ। अगर आपके पास कोई सवाल हो इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड या किसी भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड,
तो अब आप चाहें तो चैट बॉक्स में लिखकर या माइक ऑन करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं।